हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करा रहे हैं आपको प्रश्नावली 3.4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। क्या लिखा है? निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि, किससे सोल्व करना है इसको? विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि अब हम आपको सिखाएंगे। हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और कौन सी विधि आपको बढ़िया लगती है ये भी बताना है, ठीक है। तो वो आपके सोल्व करने के बाद मालूम चलेगा कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। तो फिलहाल हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके क्या रूल हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। तो रूल से पहले कुछ बातें बता रहा हूँ मैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आएगा, वो आएगा गुणांक। तो जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि गुणांक क्या होते हैं तो वो ज़रा ध्यान से सुन लें। मैं कहूँ कि समीकरण एक में x का गुणांक क्या है, तो पहली में जो x का गुणांक कुछ नहीं है तो वहाँ एक कहा जाता है। y का गुणांक कितना है? एक, यानी y की जो गुणा में लिखा है। इसमें x का गुणांक कितना है? दो। दूसरी समीकरण में इसमें y का गुणांक कितना है? तो कुछ बच्चे कहेंगे तीन, लेकिन तीन नहीं है, -3। ये ध्यान चिन्ह सहित आपको बोलना है, ठीक है। अगर माइनस का है तो माइनस का बोलना। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरी समीकरण की बात करूं तो इसमें x का गुणांक कितना है? 3। y का गुणांक कितना है? 4, ठीक है। प्लस को बोलने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस है तो उसे हमें बोलना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें x का गुणांक कितना है? 2। इसमें y का गुणांक कितना है? यस, -2। तो पहले तो एक बात तो ये पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात, इसमें हमें करना क्या होगा? देखो नाम लिखा विलोपन। विलोपन का मतलब होता है गायब करना, ठीक है। अब क्या गायब करेंगे? इसमें या तो हम x को गायब करेंगे या y को गायब करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें इनके गुणांक को बराबर करना होगा। जैसे मान लीजिए तीसरी इक्वेशन दिख रही है, इसमें देखिए गुणांक कितना है? 3 है और इसमें गुणांक कितना है? 9 है। तो इनको किसी प्रकार से बराबर कर लो, ठीक है। तो बराबर करना करके ही हम विलोपन कर सकते हैं, बिना बराबर करे विलोपन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं पहली समीकरण को अगर 3 से गुणा कर दूं, इसको 3 को 3 से गुणा कर दूं तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसमें बस यही करना है कि किसी एक के गुणांक को बराबर करना है, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक बात और बता दें आपको, गुणा करने का नियम होता है, ठीक है। जब भी आप किसी नंबर से गुणा करेंगे तो केवल एक पद को गुणा नहीं होगी, पूरी समीकरण को गुणा होगी। जैसे मान लीजिए आप एक समीकरण उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ये है 9x बराबर 2y + 7 है। अब आप इसको 2 से गुणा करना चाह रहे हैं। कितने से गुणा करना चाह रहे हैं? 2 से। तो गुणा कैसे करेंगे? देखिए समीकरण को जरा ध्यान से समझ ले, ये सब चीज़ उपयोग होने वाली है। तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो पहले आएगा 2 9 18x, 2 को y को 2 से गुणा करेंगे आएगा 4y, और 7 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 14। कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी समीकरण को गुणा करेंगे तो जो पद है प्रत्येक को गुणा होगी, ठीक है, और चिन्ह पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो दोबारा फिर समझे, एक तो गुणांक पता होने चाहिए आपको, दूसरा आपको गुणांक इसमें बराबर करने पड़ेंगे। बराबर से मतलब ये जो गुणा में लिखे हुए इनको किसी तरह से बराबर करना है, और बराबर कैसे होंगे? गुणा करके। और उसके बाद जो तीसरी बात है जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी, वो है अगर सेम चिन्ह होते हैं, सेम से मतलब दोनों प्लस प्लस हों या दोनों माइनस हों, ठीक है, दोनों प्लस प्लस हों या दोनों माइनस माइनस हों, तो हम हमेशा लिखेंगे जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर। क्या लिखेंगे हम? घटाने, ठीक है। और अगर चिन्ह अपोजिट है, अपोजिट से मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है, या एक माइनस है और दूसरा प्लस है, इस बात को आप नोट कर लें। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो मैंने कितनी बातें बताई? नंबर 1 गुणांक वाली, यानी गुणांक पता होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको गुणांक मालूम हो गया। x या y के जो गुणा में लिखा होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। दूसरा हमने बताया गुणांक को बराबर कैसे करना है, यानी किसी भी नंबर से गुणा करके हम गुणांक को बराबर कर सकते हैं, यानी वो हमें देखना पड़ेगा कि किससे गुणा करनी है, ठीक है। तीसरी बात हमने क्या बताई कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस प्लस हों या माइनस माइनस हों, तो लिखेंगे क्या? घटाने पर। और दोनों चिन्ह अपोजिट हैं, यानी कि एक प्लस दूसरा माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस, तो लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो ये 3 बातों का ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट।
तो सबसे पहले हम देखिए उन समीकरणों को इस प्रकार से लिख लेंगे जिसे भी हमें सॉल्व करना है। एक को हम डाल देंगे समीकरण 1, दूसरे को डाल देंगे समीकरण 2। और एक बात का ध्यान रखना, समीकरण को हमेशा राउंड में लिखा जाता है। जैसे समीकरण लिखेंगे तो इसे इस तरह लिखेंगे, ठीक है, केवल एक नंबर नहीं लिखेंगे। तो ये नियम है समीकरण को लिखने का। जब भी हम कोई समीकरण लिखेंगे और उसे नंबरिंग करेंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे, राउंड में लिखेंगे। जैसे मैंने 1 और 2 लिखा है। और अगर किसी समीकरण में कोई चेंजिंग होती है यानी कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे नया नाम देंगे। नया नाम से मतलब जैसे 1 और 2 हैं, अब कोई हम इसमें चेंजिंग करते हैं तो उसे हम नया नाम देंगे, अर्थात 3 देंगे। अब देखिए इसमें जो रूल हमने बताए थे उसको आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला रूल हमने बताया था कि गुणांक। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो हमने बताया था 1। यहाँ पे y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो हमने बताया था 1। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 है और यहाँ पे 2 है। इसमें x का गुणांक 1 है और इसमें गुणांक 3 है, ठीक है। सबसे पहला हमें गुणांक मालूम चल गया। अब दूसरा बात हमने क्या बताई थी कि हमें गुणांक को बराबर करना है। तो गुणांक या तो आप x के बराबर कर लें या y के कर लें, जो भी आप आसानी से कर सकते हो उसके गुणांक पहले बराबर कर लें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x के गुणांक बड़े आसानी से बराबर हो जाएंगे अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करूँ। वो अगर आपका मन कर रहा है कि y के गुणांक बराबर करें तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लें, ठीक है। ये हमें खुद देखना पड़ेगा कि किस नंबर से गुणा करें कि इनके गुणांक बराबर हो जाए। तो आप देखिए हम इसी बात को हम लिखेंगे भी। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने, ठीक है। तो इस वाली बात को हम लिखेंगे। तो हमने देखिए इस बात को लिख दिया। अब जिसके गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मैंने अभी आपको गुणा करना बताया था। तो x की 2 से करेंगे 2x आएगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना, y को करेंगे 2y आएगा, और इधर 5 है और जब गुणा करेंगे 10। देखिए इसमें चेंजिंग हो गया। हमने बताया था जब भी समीकरण में चेंजिंग होगा तो उसे हम नया नाम देंगे। तो हमने नया नाम दे दिया इसको दी, ठीक। अब उसके बाद देखिए गुणांक बराबर हो चुके हैं। जैसे ही गुणांक बराबर आ जाए तो दूसरी समीकरण को उतार के इसके नीचे रख लीजिए। तो देखिए जो समीकरण 2 है उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करा है, इसलिए इसको बिल्कुल ऐसे ही उतार के बराबर रख लेंगे। इसको देखिए मैंने लिखा दिया। अगर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो हमें उसके नाम में भी परिवर्तन नहीं करना, यानी कि पैसे के पैसे लिखना। लीजिए 2 बातें तो फुल हो गई। यहाँ पर डंडा खींच देंगे इस तरह से। अब देखिए हमने क्या बात बताई थी, हमने कहा था कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करना है, माइनस माइनस है तो घटाने पर, और अगर अपोजिट चिन्ह है माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस, ठीक है, तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए हमने गुणांक किसके बराबर किए हैं, केवल उसके चिन्ह को देखना है हमें और किसी को नहीं देखना। तो यहाँ पर देखिए x में ऊपर कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस का है, यहाँ भी इसे पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस का है, यानी दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है। तो समान में हमने यहाँ बताया था लिखना है क्या, घटाने पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, क्या लिखना है, घटाने पर। कब लिखना है, जब चिन्ह एक जैसे हों, या तो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हो। जब भी घटाने पर लिखा जाएगा तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। यानी ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, ठीक है, तो नीचे माइनस। जब भी ये वर्ड लिखा जाएगा घटाने पर तो तुरंत चिन्ह बदल देने हैं। अब क्या होगा, जो नीचे के चिन्ह दिख रहे हैं ये चिन्ह माने जाएंगे और इसके ठीक ऊपर जो चिन्ह दिख रहे हैं आपको वो चिन्ह बेकार हो जाएंगे। कहने का मतलब है देखिए ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, और इस तरह से ये कट जाएगा। कब, घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का 2y है, अब ये माइनस का 3y नहीं माना जाएगा, अब ये माना जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। जैसे ही चिन्ह बदलते हैं तो नीचे वाला जो चिन्ह होता है उसे मानेंगे हम, पहले वाले को छोड़ देंगे। तो प्लस का 2y और प्लस का 3y हो गया 5y। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले प्लस का था तो ये नहीं माना जाएगा, अब ये माइनस का माना जाएगा। ऊपर 10y प्लस का है, नीचे 4 जो है कोई चिन्ह पीछे नहीं है तो प्लस मानेंगे, और ये माइनस का 4 है तो कितना बचेगा, 10 में से 4 घटा दीजिए 6। और ये आप पहले भी जान चुके, 5 जो यहाँ गुणा में है तो बटे पहुँच जाएगा, यानी कि 6/5। लीजिए ये आ गया y का मान। तो ये विधि कहलाती है विलोपन विधि। अब y का मान या तो आप 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, और उसके बाद x का मान निकाल लेंगे। तो ये लिख देंगे, ये मान कोई सी समीकरण में रख दीजिए जो आपको अच्छी लग रही है, ये मान
समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप कोई सी में रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 में रखना, आप 2 में रख सकते हो। ठीक है, तो अब जो समीकरण 1 है उसे पहले तो उठा के ऐसे ही रख लो। लीजिए देखिए, मैंने पहले उठा के रख ली, क्या थी, x + y = 5। ठीक है, और जो मैंने अभी ताज़ा निकाला है y का मान, वो यहाँ पर रख देंगे। तो मैंने अभी ताज़ा y का मान निकाला 6/5। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब x को यहीं रखेंगे और 6/5 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम होता है 5, और इसके बाद यहाँ ऐसे कैंची गुणा, ऐसे करके, तो 5 की 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 × 5 = 25, ये कैंची गुणा कहलाती है। 1 की 6 से करेंगे आएगा 6। तो देखिए 25 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आया, 19/5। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो मैं ये ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, लास्ट में, ये लास्ट में आंसर यहाँ लिख देंगे, अतः। ठीक है, तो x कितना है, x है 19/5 और y कितना है, y है 6/5। तो ये हमारा आंसर हो गया 6/5। ठीक है, ये आंसर हो गया। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी थी कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो। तो प्रतिस्थापन विधि इससे पहली प्रश्न वाली 3.3 में मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखी है। तो आप इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, और हल करने के बाद आपको जो अच्छी लगे, यानी कि आपको जो विधि ज़्यादा अच्छी लगे, यानी कि आसानी से आंसर निकले, आप उस विधि को कह देना कि ये विधि अच्छी है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों ही विधि बढ़िया हैं। ठीक है, और मुझे विलोपन विधि ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, आपको जो अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में मैंने विलोपन विधि से करा रहा हूँ, और इससे पहली एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से कराया है। ठीक है, तो आप उस एक्सरसाइज को करने के बाद जब इसे करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से अपना भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो विलोपन विधि से ही कराऊंगा। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। चलिए करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए स्क्रीन पे ये आ गया है। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट कौन सा है, ये वाला। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने का रूल मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले क्या करना, हमें इसको फर्स्ट का सेकंड है तो क्वेश्चन लिख देंगे। इसको पहले तो समीकरण उतारेंगे। इसको 3x + के 4y = कितना है 10, और इसको हम डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दूसरी वाली को भी ऐसे उतार लेना है इसके नीचे, 2x - के 2y = 2, ये डाल देंगे समीकरण 2। इसके बाद हमने बताया था कि गुणांक को देखते हैं, गुणांक हमें बराबर करने हैं। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि गुणांक बराबर हो जाए। तो वही देखिए x के गुणांक बराबर करने के लिए, तो जब देखिए गुणांक डिफरेंट हो तो x के गुणांक यानी समीकरण 2 में जो x का गुणांक है 2, उससे समीकरण 1 को गुणा कर दो, और समीकरण 1 में जो x का गुणांक है 3, उससे 2 को कर दो। तो इससे भी गुणांक बराबर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने पे कभी कभी क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो इसलिए पहले कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक ही समीकरण को गुणा करने से काम चल जाए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि x के गुणांक बराबर करने हैं, आप y के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि समीकरण 2 को किससे गुणा कर दें, 2 से। तो ऐसा करने से y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख लें। क्या लिखें, समीकरण 2। देखिए समीकरण को हमेशा राउंड में लिखेंगे को, और जिससे गुणा करनी है उसको राउंड में नहीं लिखना। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लिखनी है। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो लीजिए देखिए, अब 2 से गुणा कैसे करनी है वो मैंने अभी बताया था। 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x, इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। इसे देखिए जब भी परिवर्तन होता है तो उसे नया नाम देना है।
चूँकि एक में कोई परिवर्तन हमने नहीं करा है तो उसे ऐसे ही टाप देंगे नीचे। लीजिए हमने पूरी जो ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे ही टाप दिया, ठीक। लीजिए कोई चेंज ही नहीं करा है। अब उसके बाद हमने कहा था यहाँ पर एक डंडा खींच देना ऐसे, और उसके बाद देखने हैं जो हमने गुणांक बराबर किए उनके साइन देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो गुणांक बराबर करे हैं वो एक करा है बाई का, ठीक है, और दूसरा करा है बाई का। तो बाई के जो गुणांक बराबर करे हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों के जो गुणांक हैं वो कैसे हैं, एक जैसे, ठीक है। तो जब एक, अच्छा प्लस था यहाँ पे, मैं इसको प्लस कर देता हूँ। बाई के जो गुणांक हैं ऊपर प्लस है और नीचे कैसा है, माइनस है, यानी कि अपोजिट है। तो हमने क्या बताया था, जब चिन्ह अपोजिट हो यानी कि माइनस प्लस हो या माइनस प्लस या प्लस माइनस हो, अपोजिट हो, तो क्या लिखते हैं, आपको याद होगा, अगर भूल गए हैं तो मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखना है, जोड़ने पर, ठीक है, समझ में आ गई बात, जोड़ने पर। तो अब देखिए जोड़ने का मतलब ये है, अगर जब भी जोड़ने पर लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं करने, इस बात का ध्यान रखें। घटाने पर लिखने पर ही साइन चेंज किए जाते हैं। तो आप देखिए जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, 7। अब 4, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो ये ऐसे करके कट जाएगा, बढ़िया रहती। और इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे और 10 और 4 होगा 14, 7 बटे में पहुँच जाएगा। x बराबर आ जाएगा 14/7, 7 दूनी 14। x बराबर कितना आ गया, 2। लीजिए x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, लिखेंगे ये मान समीकरण 1 किसमें आपको अच्छी लग रही है, 1 अच्छी लग रही है 1 में रख दीजिए, 2 अच्छी लग रही है 2 में रख दो। तो मैं 1 में रख दे रहा हूँ, ये मान समीकरण 1 में रखने, 1 में रखने। तो देखिए समीकरण 1 कहाँ पर है, पहले तो पूरी ऐसे की ऐसी टाप दो। समीकरण 1 हमने पूरी ऐसी की ऐसी उतार दी, ठीक है। अब करना क्या है, जहाँ x है उसके स्थान पे जो अभी हमने ताज़ा ताज़ा निकाला, क्या निकाला, 2, उस x के स्थान पे 2 रख दीजिए। अब इसको सोल्व कर लिए, 3 दूनी कितना होता है, 6। अब पक्षांतर करेंगे, 6 को उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे, 10 में से 6 का कितना बचा, 4। 4 कहाँ जाएगा, बटे में, 4/4, और इसको काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 1। तो y कितना आ गया, 1। तो लास्ट में हम इस आंसर को लिखेंगे, चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखिए लास्ट में आंसर में आप सबसे नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः x कितना आया था, x आया था हमारा 2, y कितना है 1। इसे ऐसे आंसर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, वो मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में ही बताया था। अगर आप चाहो तो रफ में चेक कर सकते हो आंसर को। कैसे चेक करना, देखिए जो क्वेश्चन है कोई सी भी एक समीकरण को यहाँ उतार लीजिए, ठीक है। क्या, जैसे मैंने उतार ली 3x प्लस के 4y = 10, ठीक है। और जो अपने एक्स वाई की वैल्यू निकाली अभी ताज़ी ताज़ी वो यहाँ पर रख दीजिए। तो एक्स के स्थान पे यहाँ 2 रखेंगे तो ये जाएगा 3 × 2, वाई के स्थान पे 1 रखेंगे तो आएगा 4 × 1 = 10। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 + 4 = 10। तो लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम टू सेम आनी चाहिए। अगर सेम टू सेम आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए सेम टू सेम आ गई तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही फ़ायदा रहता है, आंसर चेक हो जाता है, पता चल जाता है कि हमारा आंसर गलत है या सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मैंने पूरे तरीके से करा दिए हैं। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है इसको मैं सोल्व कर देता हूँ और सोल्व करने के बाद इसको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो इसमें फर्स्ट के थर्ड पार्ट में बस खास बात क्या है कि पहले सोल्व करने से पहले हमें इसको पक्षांतर करना है, यानी कि समीकरण को ax + by = c के रूप में रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट -4 लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में ले गए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये हम जो है राइट हैंड साइड में ले गए यहाँ पे देखिए 4 को। और दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है, इसमें देखिए 2y बराबर में दिया हुआ है, इसको लेफ्ट में ले गए यहाँ से।
तो इस तरह से जो समीकरण बनी, एक ये वाली बनी, ठीक है, और दूसरी ये बनी। अब यहाँ पे वही काम करना, हमें गुणांक बराबर करने हैं। तो देखिए x के गुणांक बड़े आराम से बराबर हो जाएंगे। तो x के गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ इसको हमने 3 से गुणा कर लिया, क्योंकि 3 से गुणा करने पर ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करा हमने, उसमें चेंज हो गया, इसीलिए नया नाम दे दिया। एक को उठा के इसके नीचे रख दिया। अब चूँकि दोनों एक जैसे चिन्ह थे तो एक जैसे चिन्ह में घटाने पर लिखते हैं। y की वैल्यू आ गई -5/13। ये मान उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9/13। तो आंसर क्या हुआ है, 9/13 और -5/13। अब इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, ये भी हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी सॉल्व करने से पहले इसको जो हर में लिखा हुआ है इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, इसका एलसीएम लेके। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अब हम कैंची गुणा कर देंगे ऐसे करके, ये जो दिखाया हुआ है इस तरह की। 3 की गुणा x से, 2 की गुणा 2 इधर से y के गुणांक से। तो 3 की गुणा x का गुणांक यहाँ पे 1 लिखा है तो 3 आ गया, और 2 दूनी 4 आ गई। 6 इधर पहुँच जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इससे। तो 6 एकम 6, तो समीकरण 1 बन गई। इसी तरह से दूसरी वाली समीकरण में देखिए, फिर हमने क्या करा ये, और फिर इसकी कैंची गुणा कर ली ऐसे, 3 की इधर और 1 की इधर। 3 फिर यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए गुणांक पहले से बराबर रखे हुए हैं दोनों, ठीक है। जब गुणांक पहले से बराबर हो तो हमें कुछ नहीं करना, बस इनको उठा के ऐसे ही ऊपर नीचे रख लेना, ठीक है। अब चूंकि सेम साइन है तो क्या लिखा हमने, घटाने पर, और जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे के सब चिन्ह बदल देते हैं, जैसा इसमें बदल दिया। तो एक्स ये कट गया, ये 4y 5y हो गए, 5 अपोन में पहुँच गया, y की वैल्यू आ गई 3। y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया हमने, सोल्व किया, x का मान आ गया 2। तो आंसर क्या है, 2 और -3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी कि पहले तो अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें कन्वर्ट करना है, यानी पहले समीकरण बनानी है, इतना काम इसमें और बढ़िया है। उनका हल यदि अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से हल करो। अगर जो समीकरण हैं अगर वो हो रही हैं आपसे आसानी से हल, तो उनको हल करना है, ठीक है। तो अस्तित्व में होने का मतलब ये है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अस्तित्व में तभी होता है जब x के कोफिशिएंट का जो अनुपात है वो नॉट इक्वल टू हो y के कोफिशिएंट का अनुपात। अगर ऐसा है तो ही हमें सोल्व करना है, ठीक है। यानी x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक के अनुपात जो है वो अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, तभी हमें इसको सोल्व करना है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम अंश में, अच्छा देखिए जब ये अंश हर की बात आए तो भिन्न जो मानते हैं वो हमेशा हम x/y के रूप में मानते हैं। तो भिन्न हम क्या मान लिया हमने, x/y, जिसका अंश x है और हर y है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या करें, अंश में 1 जोड़ दिया, अंश में हमने चलिए जोड़ दिया, और हर में 1 घटा दें, यानी इसमें से 1 माइनस कर दें, तो ये टोटल जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। यानी कि भिन्न, यानी कि जो भिन्न है ये कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, यानी कि अंश को तो छुए ना, ठीक है, लेकिन हर में क्या जोड़ दें, हम 1 जोड़ दें। जो हमने भिन्न ली थी, भिन्न क्या थी, x/y, इसमें अंश और हर में 1 जोड़ा तो ये 1 हो जाता है, और अंश में कुछ नहीं करा हमने, हर में 1 जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, तो भिन्न निकालने के लिए पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि से किया था, अब हम इसे विलोपन विधि से करेंगे। तो पहले इसकी लैंग्वेज को जो मैंने अभी बोला है उसको लिख देता हूँ। तो देखिए ये मैंने लिख दिया बात, माना भिन्न x/y है। तो प्रश्न में क्या दे रखा, अंश और हर में 1, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया तो 1 हो जाता है, और हर में केवल 1 जोड़े तो 1/2 हो जाता है। तो पहले हम इसे साधारण समीकरण में बदलेंगे। तो साधारण समीकरण बदलने के लिए हम कैंची गुणा ऐसे वाली ये करेंगे, यानी कि y - 1 के इधर, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं सीधा। तो इधर करेंगे तो 1 से जब करेंगे इसका इधर ऐसे आएगा, और जब इसकी करेंगे इधर, ये कैंची गुणा कहलाती है बराबर वाली, ठीक है। एक तो एलसीएम वाली कैंची गुणा होती है, अरे इस तरह ये बराबर वाली है। तो 1 से तो गुणा करने पर कोई होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो x और y को एक साइड में ले जाएंगे, तो जब बराबर से जंप करता है तो इसका साइन बदल जाता है। यहाँ y प्लस का है तो माइनस का हो गया, देखिए यहाँ 1 प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया x - y = -2।
अब डाल देते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही देखिए ये वाली जो दूसरी है इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कैंची गुणा होगी इसकी भी, तो कैंची गुणा करेंगे ये वाली इधर और इसको ऐसे, तो 2 की x से करेंगे तो 2x आएगा, और y+1 की 1 से करेंगे तो y+1 आएगा। अक्षांतर कर लेते हैं, 2x y इधर ले आ गया, 1 आ गया। ये डाल दी हमने इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है। x का गुणांक तो इसमें 2 है, यहाँ पर 1 है। y वाला देखिए, y वाला पहले से गुणांक बिल्कुल बराबर रखे हैं। ठीक है, जब y के गुणांक बराबर हैं तो हमें कुछ नहीं करना, बस समीकरण 2 को उठा के समीकरण 1 के नीचे रख लेंगे। तो इसे हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 2 से। तो ऐसे करके हम जो है इसको लिख देंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या थी? x माइनस वाई इजिकल टू -2, और दूसरी समीकरण क्या थी? क्योंकि चेंजिंग कुछ नहीं करा तो इसमें नाम भी नहीं चेंज करेंगे हम। दूसरी थी 2x माइनस वाई इजिकल टू 1। ये कोई चेंजिंग होता तभी नया नाम देते हैं, नीचे डंडा खींच देंगे। अब ये बात कह रहा था कि ये अस्तित्व में हो तो हल करना है। तो यहाँ पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1/2 है। और y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, ऊपर भी -1 है, नीचे भी -1 है। तो देखिए नॉट इक्वल टू हो गया, 1/2 नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम इसका हल कर सकते हैं। तो हम देखिए इसका हल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि गुणांक तो पहले से ही बराबर है y के, तो हमें कुछ करना नहीं है, अब केवल साइन देखना। हमने बताया था एक जैसे हो तो क्या लिखना है यहाँ पे, बताइए ज़रा क्या लिखा जाएगा। हाँ, इसमें बच्चे जो है अक्सर जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर एक जैसे चिन्ह हो, चाहे वो ++ हो चाहे माइनस हो, तो हमेशा लिखा जाएगा घटाने पर। जब भी घटाने पर लिखा जाएगा तो चिन्ह बदल देंगे, ये ध्यान रखें। जब भी लिखा जाएगा यहाँ पर घटाने पे तो चिन्ह बदलेंगे। और घटाने पे कब लिखा जाता है? जब एक जैसे चिन्ह हो, उसके एक जैसे चिन्ह जिसे हम कैंसिल करने वाले हैं। ठीक है, जिसके गुणांक हमने बराबर किए हैं, अगर उसके चिन्ह एक जैसे हैं तो लिखेंगे घटाने पर, अपोजिट चिन्ह है तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए y से y वाला ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ जो बचा वो बचा -2x, और ये x तो बचा -x, और यहाँ पर -1 -2 हो गया -3, x बराबर आ गया 3। माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 3। अब किसी एक समीकरण से निकाल लीजिए ये मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2। तो y का x का मान अभी हमने निकाला ताज़ा ताज़ा, यहाँ पर रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया -5, y बराबर -5, माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 5। y बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, तो अब देखिए आंसर में क्या लिखना। आंसर में लिखना भिन्न पूछी हमसे। ठीक है, तो भिन्न के रूप में आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अतः भिन्न, लास्ट में अतः भिन्न। तो भिन्न का मतलब क्या है? x/y, और x हमने कितना निकाला? x निकाला हमने 3, और y कितना निकाला? 5। तो भिन्न क्या हुई? 3/5। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ हमारा? 3/5 इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्क्रीन पर आ गया है। इससे पहली प्रश्नवाली में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे, लेकिन यहाँ पर करने हैं विलोपन विधि से। तो मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन बना के दूंगा और आपको इसे खुद सॉल्व करने का प्रयास करना है, वीडियो को पॉज करके बाद में अपने आंसर को मिलाना है। ठीक है, तो समझेंगे क्वेश्चन को पहले। 5 वर्ष पूर्व नूरी, देखिए इसमें एक है नूरी और दूसरा है सोनू। तो मैंने जैसा कि बताया था जब भी वर्ड प्रॉब्लम करें तो उसमें उस करैक्टर को अपने आप को मान के चलें। ठीक है, तो सोनू और नूरी में से अगर आप गर्ल्स हैं तो अपने आप को नूरी मान लीजिए और सोनू को किसी और को मान लीजिए। ठीक है, अगर आप बॉयज हैं तो अपने आप को सोनू मान लें और नूरी को किसी और को मान लें। ठीक है, ये मान के तब इस क्वेश्चन को करें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है,
तो हम प्रेजेंट में नूरी की जो उम्र है उसे मान लेते हैं x, ठीक है, प्रेजेंट में, और जो सोनू की उम्र है उसको मान लेते हैं हम y। नूरी की उम्र को x और सोनू की उम्र को y। तो भाई 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x में से 5 माइनस हो जाएगा। और जब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु में 5 वर्ष कम होंगे तो सोनू की आयु में भी कम होंगे, यानी सोनू की जो 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। ठीक है, अब ये कह रहा कि जो नूरी है x माइनस 5 और वो सोनू का 3 गुना है, तो x माइनस 5 किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 5 जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा किसके, नूरी के, ऐसे करके। ठीक है, तो एक समीकरण तो ये बन गई। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी भाई, सोनू की आयु हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, उसमें 10 जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगी नूरी की आयु। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, उसमें भी 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा हमें, सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब इसको बराबर करना है, तो भाई ये जो है बड़ी है, ये है छोटा। अब इनको बराबर करने के लिए तो दुगना किधर करेंगे, बड़े को करेंगे या छोटे को करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी को और अपने आप को मान के चलिए, तो आपकी उम्र अपने पिताजी की उम्र के बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन मैथमेटिकली हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आप 20 वर्ष के हैं और आपके पिताजी 40 वर्ष के हैं, तो अगर आप अपनी उम्र को 2 से गुणा कर दोगे तो अपनी पिताजी की उम्र के बराबर हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो बड़ा है उसमें कुछ नहीं करना, जो छोटा है उसमें करना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो सोनू को अगर हम 2 से गुणा करते हैं सोनू की आयु को, तो वो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। इनको पहले सोल्व करके सिंपल करना है और फिर इसको सोल्व करना है। तो पहले मैं इसकी लैंग्वेज को अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लैंग्वेज मैंने लिख दी है। माना नूरी की आयु हमने x मान ली और जो सोनू है उसकी आयु मान ली y। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5, 3 गुने के लिए 3 से गुणा कर दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 और इसके अंदर गुणा करेंगे आएगा 3y, 3 पंजे 15, पक्षांतर कर लेंगे। देखिए तो ये इधर आ जाएगा x माइनस 3y और इधर हो जाएगा माइनस के 15 माइनस के, और इधर आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्या बनी समीकरण, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, इसे डाल दी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10, अब देखिए इसके अंदर गुणा करेंगे 2y प्लस के 2 दाएँ 20, पक्षांतर करेंगे तो x माइनस के 2y लेफ्ट में लिया है और ये है 20, इधर आके माइनस हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगी समीकरण, x माइनस के 2y बराबर 10, 20 में से 10 गए बचे 10, ये आ गई इक्वेशन 2। तो देखिए ये 2 इक्वेशन बन गई हैं, फर्स्ट है सेकंड। अगर आप अब आपको इसको विलोपन विधि से हल कर लेना, तो बड़ी आसान इक्वेशन, बड़े आराम से आप हल कर लेंगे। कोफिशिएंट तो पहले से ही देखिए इक्वल है। ठीक है, तो बस आपको क्या ऊपर नीचे रख के इसको, चूंकि एक जैसे चिन्ह है तो घटाने पर लिखना और फिर साइन चेंज कर देने और सोल्व कर लेना। मैं फिर भी इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, आप वीडियो पॉज के खुद सोल्व करें और बाद में आंसर को मिलाएं। तो देखिए दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया है और इनको सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आई है वो 50 आई है और y की वैल्यू 20। ठीक है, तो नूरी की वर्तमान आयु हो गई 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष। मैं समझता हूँ आपका आंसर भी यही आया होगा। आपने वीडियो को पॉज करके खुद क्या होगा, मुझे उम्मीद है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप इसको कैसे करना पहले समझ लेते हैं। देखिए जरा क्या है, जरा क्वेश्चन समझेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इसमें मान लेंगे हम कि इकाई का अंक तो x है और दहाई का अंक क्या है, y है, और इनका जो जोड़ है हमें दे रखा है कितना है, 9। ठीक है, और देखिए जब इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक दे रखा है, ये दहाई का दे रखा है, तो संख्या जो बनती है वो ऐसे बनेगी, इकाई प्लस दहाई। ठीक है, तो इकाई के वाला ऐसे रहेगा, जो दहाई वाला वर्ड है उसके साथ 10 लगा देंगे। ठीक है, इकाई प्लस दहाई, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं 10y प्लस है। इकाई का मतलब इसके इंटू में 1 लिखना, दहाई का मतलब इसके इंटू में 10 लिखना। ये संख्या हो गई। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी। अब आगे क्या कह रहे हैं, इस संख्या का
9 गुना संख्या क्या बनी 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना यानी कि 9 से गुणा कर दो इसको। 10y प्लस एक्स को कितने करना है 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने का मतलब ये है कि 10 एक के स्थान पर ले आओ और एक को ले आओ 10 के स्थान पे। तो जब हम एक ये पलटेंगे तो यहाँ a1 इंटू वाई आ जाएगा, 10 एक के स्थान पे पहुँच जाएगा। ये कहलाता है अंकों को पलटना। ठीक है, क्या कहलाता है ये अंकों को पलटना। अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने यानी कि इसके 2 गुने। पहली जो संख्या थी उसका 9 गुना, दूसरी संख्या यानी कि जब हमने अंकों के पलट दिए जो संख्या बनी उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, पहली यहाँ से निकलेगी। इन दोनों को फिर हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए पहले मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ। देखिए इसे लैंग्वेज को मैंने लिख दिया है। इकाई का अंक हमने x मान लिया, दाहिने का अंक y मान लिया, तो संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स। जहाँ दाहिने की बात कर रहे हैं उसके साथ इंटू में 10 लिखना है, जहाँ इकाई की बात कर रहे हैं उसके साथ इंटू में 1 लिखना है। और अंकों को पलटने पे बनी संख्या क्या हो जाएगी ये वाली, यानी 10 के स्थान पे 1 को पहुँचा देना, ऐसे इंटरचेंज कर देना और 1 को पहुँचा देना 10 के स्थान पे, ये बन जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या रहा है अंकों का योग 9 है, तो एक इक्वेशन फर्स्ट से मान लेते हैं, दूसरी ये बन गई। दूसरे में दोबारा पुनः क्या कह रहा, आगे क्या कहा कि इस संख्या का 9 गुना, जो पहले वाली संख्या थी उसका 9 गुना, और जो पलटने पे बनी है, पहली वाली कौन सी थी ये वाली, वो पलटने पे कौन सी बनी है ये वाली, इसका 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो पहले का 9 गुना और जो पलटने पे बनी है उसके 2 गुने के बराबर। अब मैं इसको अंदर एंट्री कर रहा हूँ, देखिए 9 दही 90, 9x 2 के अंदर एंट्री 2y प्लस 2 दही 20। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि y वाला y के साथ रखेंगे और x वाला x के साथ रखेंगे, माइनस का 20x। नंबर को अच्छा इधर नंबर तो कुछ है ही नहीं, इधर 0 बचा, तो देखिए ये बचा 90 में से 2 गए माइनस के 88 बाई, और ये बचा माइनस के 11x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। लेकिन हम जो है माइनस वाला ये प्लस का बचेगा, तो x वाला पहले लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ से एक काम और दिख रहा है, पहले एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे x वाला पहले लिख लेता हूँ, माइनस के 11x माइनस के प्लस के 88y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने 11 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 11 अट्ठे 88, और ये जो -11 है ये इधर जो है 0 इंटू हो जाएगी इसकी। ठीक है, 0 पहुँच जाएगा, यानी 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे -11 से तो 0 ही रहेगा। x माइनस के 8y इज इक्वल टू आ गया 0, तो ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन इसे 3 डाल देंगे, क्योंकि 2 पहले हमने डाल दी थी। ठीक है, अब 2 और 3 को हम क्या विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो तो सेम है, बस ऊपर नीचे लिख के हमें इसको घटाना है क्योंकि एक जैसा चिन्ह है। ठीक है, और x y के मान निकालने हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको स्वयं सॉल्व कीजिए और बाद में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप उस आंसर से मिलाइए। हमसे x और y नहीं पूछे, क्या पूछा संख्या पूछी है, तो संख्या के लिए x और y की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आई और x की जो वैल्यू 8 आई है, मुझे लगता है कि आपकी भी शायद यही आई होगी। तो संख्या क्या थी 10y प्लस एक्स, कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ y की जगह 1 रख दिया, x की जगह 8 रख दिया, 16 के आगे 18। तो आंसर हमारा कितना आ गया 18, यानी कि संख्या जो हो गई वो 18 आ गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन क्या, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे। अब हम ये मान लेंगे कि जो 50 रुपये के जो नोट हैं वो x हैं और जो 100 रुपये के नोट हैं वो कितने हैं y हैं। तो इनकी जो टोटल संख्या होगी x प्लस वाई बराबर कितनी है 25। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, इसको 1 या 2 डाल दें, कुछ भी डाल दें। अब आगे क्या कहा
कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लिए। तो मान लीजिए 50 रुपये के कितने नोट लिए, एक्स लिए, तो कितने रुपए हो जाएंगे, मान लीजिए एक नोट 50 रुपये का, तो दो नोट 100 रुपये के हो जाएंगे, तो एक्स नोट कितने रुपए के हो जाएंगे, ज़्यादा के होंगे, ज़्यादा के लिए गुणा कर दिए इससे 50 से, ठीक है। और एक नोट 100 रुपये का, दो नोट 200 रुपये के, तीन नोट 300 रुपये के, तो वाई नोट कितने हो जाएंगे, वाई इंटू 100, यानी कि 100 इंटू वाई, ठीक है। और इनकी जो कीमत है टोटल वो कितनी है, 2000 रुपये। तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दूसरी यहाँ से बनेगी। आप दोनों को हम अवलोकन विधि से सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अब मैं इसको विधिवत तरीके से सॉल्व करा देता हूँ लैंग्वेज लिख के। देखिए ये लैंग्वेज मैंने लिख दी है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने कितनी मान ली, एक्स, और 100 रुपये की मान ली वाई। तो टोटल जो नोट है वो 25 है, तो इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई है। अब रुपए कितने हैं, 2000 है, तो 50 के नोट को हमने 50 से गुणा कर दी संख्या को, यानी एक्स नोट है, तो 50 नोट, एक्स नोट ज़्यादा के होंगे, एक नोट 50 रुपये का, तो एक्स नोट ज़्यादा के लिए गुणा कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे बाई को भी हमने 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक नोट 100 रुपये का है और बाई नोट ज़्यादा के होंगे। टोटल कॉस्ट कितनी, 2000। 50 यहाँ से हमने कॉमन लिया और 50 ही बटे में पहुँचा दिया, और 50 से 2000 काटा, आ गया 40। तो इक्वेशन बन गई है 2। अब 1 और 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये हमने आपको सिखाई दी है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप स्वयं हल करिए और उसके बाद आंसर को मिलाइए कि आपका आंसर क्या आता है। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। मुझे उम्मीद है आपका भी आंसर यही आया होगा और आपने बिल्कुल सही किया होगा। तो 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या आ गई 10, और जो 100 रुपये के नोट हैं उनकी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 15। तो टोटल नोट कितने हैं, 25। तो आपका भी आंसर यही आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस प्रश्न वाले का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। अब चलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय को प्रथम 3 दिन एक नियत किराया, देखिए प्रथम 3 दिन जो है वो नियत किराया, और उसके बाद जितने भी दिन होंगे 3 दिन के बाद वो अलग है। तो प्रथम 3 दिन का किराया हमने मान लिया एक्स, और उसके बाद प्रत्येक दिन का जो किराया है वो हमने मान लिया वाई, ठीक है। तो 3 दिन का तो फिक्स है, बिल्कुल एक्स रुपये देनी पड़ेगा, यानी कि आपने 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए दी, तो प्रथम 3 दिन के आपको देने पड़ेंगे एक्स रुपये, बाद में एक दिन के 22 रुपये। तो आप क्या देखिए, किराए पे पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक को रखा। कितने दिन के लिए, 7 दिन को। भाई सब 7 दिन के लिए पुस्तक रखा, तो इसका मतलब 3 दिन तो वो फिक्स होगा उसमें से, बाकी 4 दिन का किराया उसने और देना पड़ेगा। यानी कि 3 दिन का हो गया कितना, एक्स रुपये, और 4 दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का हमने 22 रुपये किराया माना है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 वाई, और टोटल कितना दिया उसने दिया 27 रुपये। तो ये आ गए 27 रुपये, ठीक है। अब आगे देखिए, जबकि सूसी, कोई वो दूसरी लड़की है, ये एक पुस्तक 5 दिन के लिए, जब 5 दिन के लिए ली, तो इसका मतलब 3 दिन का तो वो एक्स रुपये देगी, बाकी कितने बचते हैं, 2 दिन, 5 दिन यहाँ से निकाल दो, 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन, एक दिन का 22 रुपये है, तो 2 दिन का 2 वाई हो जाएगा। टोटल कितना दिया उसने, 21 रुपये दिया। एक बार फिर समझे, देखिए इसमें कन्फ्यूज हो सकता है। तो 3 रुपये तो फिक्स हो गया, बाकी जो 2 बचे 2 दिन का, वो हो जाएगा 2 वाई, क्योंकि एक दिन का 22 रुपये का खर्च है, तो 2 दिन का 2 वाई। टोटल कितने दिए, 21 रुपये। तो एक इक्वेशन ये वाली बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे, हल करके इसका आंसर बनाएंगे। तो मैं पूरी लैंग्वेज के साथ इस पेज पे सोल्व कर देता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके इसको स्वयं सोल्व करेंगे और आंसर को मिलाएंगे। देखिए लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन की लिख दी है, दूसरे का 5th पार्ट, ठीक है। क्या है, माना प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया यानी फिक्स चार्ज जो है वो एक्स रुपये प्रथम 3 दिन का, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लिया, वाई रुपये। अब देखिए 7 दिन के लिए लिया, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज देना है एक्स रुपये, 3 दिन, चाहे आप 1 दिन के लिए लो चाहे 3 दिन के लिए, एक्स तो आपको देने ही देने। उसके बाद एक दिन का जो किराया वो 22 रुपये है, तो 4 दिन का ज़्यादा हुआ, यानी 4 वाई। टोटल कितना हो गया, 27 रुपये, ठीक है। इसी तरह से 5 दिन के लिए लिया उसने, दूसरी कौन थी, सूसी, तो 3 दिन का किराया 3 + 2, यानी 3 दिन का किराया हो गया एक्स रुपये, और बाकी 2 दिन का हो जाएगा 2 वाई। एक दिन का वाई है तो 2 दिन का 2 वाई। टोटल कितना, 21 रुपये। अब देखिए 2 समीकरण बन गई हैं। इसमें देखिए एक्स के जो कोफिशिएंट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ऊपर नीचे लिखना है और इसको घटा देना।
तो ये मैं अच्छे से कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, मुझे लगता है अब आप कर लेंगे। इसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके इसके बाद अपने आंसर को मैच करिए। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अवश्य कर लेंगे। तो चलिए मैं इसके पेज को नेक्स्ट पेज पर, इसके सॉल्यूशन को मैं नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है आपका भी आंसर यही आया होगा। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों समीकरणों को लिखा और इसको सॉल्व किया। तो y की जो वैल्यू आई वो 3 आई और x की जो वैल्यू आई 15 आई। तो नियत किराया कितना हो गया, 15 रुपये, यानी 15 रुपये तो आपको किराया देना है, चाहे 1 दिन के लिए लें चाहे 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद अगर आप पुस्तक को जमा करते हो तो 3 रुपये पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो नियत किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हो गया 3 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 3.4 प्रश्न वाले के सभी प्रश्न का हमने फुल सॉल्यूशन बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको दे दिया है। यहाँ हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आपको ये इस सॉल्यूशन का जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक ग्रुप बना रखा व्हाट्सएप, उसका लिंक दिया हुआ है। आप उसको टच करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ये जितना भी सॉल्यूशन हम यहाँ पे करा रहे हैं उसका PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। जो भी यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं उसका पूरा सॉल्यूशन PDF हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे किसी भी बच्चे को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें और नोट्स बनाने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ से ये क्वेश्चन आप कॉपी पे अच्छे से नोट बनाते रहें, ठीक है। तो वो जो हम ग्रुप है उसमें हम 2020 में आए हुए सभी सेट यानी 7 सेट का सॉल्यूशन भी हम देंगे। वीडियो यहाँ डलेगी लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है PDF है वो ग्रुप में ही मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।